दोस्तों आगे आप देखेंगे आलोक शर्मा ने एकदम धुआंधार पारी खेलते हुए पहले तो गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप को धोया, उसके बाद बार बार इतिहास में जाकर अपनी बात मनवाने वाले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को जोरदार लपेट दिया। होली और रमजान पर हो रही आज की डिबेट में अंजना ने जैसे ही अपनी अंधभक्ति दिखाना शुरू की, वैसे ही आलोक शर्मा ने मैडम को इतना शानदार धोना शुरू किया कि गोदी मैडम की शक्ल पर 12 ही बज गई। गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की धुलाई होते देख वहाँ बैठी जनता भी खूब जोश में तालियां बजाने लगी। दोस्तों डिबेट बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखेगा, क्योंकि डिबेट के अंत में वहाँ बैठी जनता ने बीजेपी प्रवक्ता से ऐसे सवाल पूछे हैं कि प्रवक्ता महोदय की बोलती ही बंद हो गई। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। देखिए, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है? अभी मदद है भाई, अभी मदद है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है जिसमें ये नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी, वो नतीजा निकला। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा उसको भुलवा देती है। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं, 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेड स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है, और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं, और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था, कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए। और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। केवल वही सीट पे ध्यान रखिएगा, और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। एक छोटे-छोटे देशों ने कहा कि हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर चुपचाप अपने घर पर आ गए वापस। हर समस्या का एक ही समाधान, और वो है हिंदू मुसलमान। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे, तो ये अच्छी मतलब बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती उसको, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। आपने अपने वक्तव्य से सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको स्पष्टीकरण देकर सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। काट क्या है?
मुझे आप दीजिए कि बिहार में क्या हुआ, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में क्या हुआ, इन प्रश्नों से बचने के लिए ही कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां उतार दिया जाता है, कभी श्री रविशंकर को, कभी आपके विधायक होली जुम्मा पर बोलने लगते हैं तो कभी औरंगजेब पर। कौन बचना चाहता है ये मैं सब प्रमाण बोलता हूं। जोशो जुनून में जो आलोक जी ने अभी तकरीर पढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आजमी सपा के। और आलोक जी गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अलवी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। अरे कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? ये गजब, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। मतलब खुद तो ये कर रहे हैं और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डूब गया, तो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो समस्या है, मैं कहता हूं सब लोग, लाखों दर्शक देख रहे हैं, चेक करिए, परसों अकेले एक दिन में अमेरिका की शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। $1 ट्रिलियन डूबा है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ये किया गया, तो अमेरिका में जो लोग लीगली जाते थे तो इलीगल किया गया। लीगली जाने वाले लोगों के कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? और युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी एयरपोर्ट पे होता था, कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था। कहां गई आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे, और यहां इलीगल लोगों सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है, तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। जो ASI सर्वे हो रहा है संभल के मॉस में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रूइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने के लिए? मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 FIR फाइल किए गए। बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं, बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है, लेकिन संभल। मेरा सवाल ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं? एक साथ जवाब लो। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखे जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है, उसका कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मेरा माइक वहां तक। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जुम्मे के दिन होली है, तो ये कम्युनल हार्मनी इंक्रीज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना? व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जबकि बहुत अच्छी बात है। जल्दी सबसे ज्यादा सवाल आपसे आए हैं, आप जवाब दीजिए। उन लोगों का ये पूछना है कि संभल को लेकर जो ये बवाल, जो नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी है, करिएगा क्या सर्वे कराकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यह हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसमें सरकार नहीं जा सकती। यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है, सरकार उसमें नहीं जा सकती। यह संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई, तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। ASI डिपार्टमेंट बना 1958 में, लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि ASI डिपार्टमेंट बना कब है भाई? क्या कह रहे हैं? ASI पहले नहीं था सर। अभी देखो ASI का प्रेजेंट भाई दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ 47 सुन तो लीजिए। एक्ट 58 में बना, और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972। उससे पहले ताजमहल क्या था? सुनिए भाई, बोलिए ना सर। यार अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था छोड़ दीजिए। ASI डिपार्टमेंट 47 में नहीं था। वापस आते हैं। अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं, उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई, हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? ADR की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है।
मैंने शब्द इस्तेमाल किया है और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं, विपक्ष को एक साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो ताकि हिंदू मुसलमान हो। केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते भाटी साहब, चलिए आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में, आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग इतने बैठे हुए यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में बहुत जा रहा सारे है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब महंगाई दर कितनी है इस समय? संभल- महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं है ही पता नहीं। आप या हवा बेरोजगारी चलते है ना महंगाई। 3.61% है जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें भाटी खरीद रहे हैं आज की भाटी जी, तारीख में। आज बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, कितने आप स्मार्टफोन लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं।